नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी किसी मुद्दे पर वैसा गुस्सा, वैसी नाराजगी, वैसा जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा हो जैसा लगभग 2.25 साल पहले राजधानी की सड़कों पर दिखाई दिया था। 16 दिसंबर 2012 की वो रात इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। उस घटना के बाद जब निर्भया के साथ हुई क्रूरता के बाद राजपथ पर उमड़े जन सैलाब को देखकर संसद ने भी कठोर कानून पर मोहर लगाई थी और उम्मीद भी की गई थी कि अब यौन उत्पीड़न रुकेगा। लेकिन तिहाड़ में बंद उस खौफनाक गुनाह के एक दोषी ने ये कहकर एक बार फिर से बहस खड़ी कर दी है कि कानून की मोटी परतें भी उस मानसिकता को नहीं बदल पा रही हैं जो ऐसे गुनाहों का बड़ा कारण बनती है। मानसिकता जो कहती है कि रेप करने वाले का विरोध नहीं करना चाहिए। मानसिकता जो कहती है कि लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं ऐसे कामों के लिए। और ये सब कोई और नहीं कह रहा है बल्कि खुद गुनहगार की जुबान से निकले हैं ये शब्द। आज आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे, क्योंकि सुनाएंगे आपको कि आखिर गुनहगार ऐसी सोच क्यों रखता है। सवाल पूछेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। भ्रष्टाचार पर चुप्पी को लेकर राज्यसभा में सरकार की किरकिरी, विपक्ष के दबाव के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया संशोधन। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दी हिदायत, भूमि अधिग्रहण बिल पर नहीं करें गलत प्रचार। तो पाकिस्तान पर बयानबाजी के लिए सईद को 2 टूक दिया जवाब। अफजल गुरु पर घमासान हुआ तेज, अवशेषों को सौंपने से केंद्र सरकार का इनकार। तो मणिशंकर अय्यर ने कहा अफजल के साथ नहीं हुआ इंसाफ। पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला फिर हुआ शुरू। इस्लामाबाद में सरताज अजीज से मिले भारतीय विदेश सचिव एस शिवशंकर। आयरलैंड के हौसलों पर भारी पड़े अफ्रीकी शेर, अमला के बल्ले की बदौलत हासिल की 201 रन से जीत। और दिल की बीमारी से परेशान लोगों को राहत कॉफी पीने से। कोरियाई वैज्ञानिकों ने दी है नई रिसर्च के बाद जानकारी। ब्रिटेन की जानी पहचाने फिल्म डायरेक्टर लेस्ली उडविन ने एक फिल्म बनाई है निर्भया के साथ हुए दर्दनाक हादसे पर, जो 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीबीसी के चैनल 4 पर प्रसारित होगी। इस फिल्म में दिखेगा निर्भया के 6 आरोपियों में से एक मुकेश का इंटरव्यू, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है। मुकेश ने अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा है उससे एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो किसी तरह की दया और रहम के काबिल नहीं है। लेकिन जहां सवाल उसके बयान पर उठ रहे हैं, वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे देश की सबसे सुरक्षित जेल में समाज के सबसे बड़े गुनहगार का इंटरव्यू हुआ। और अब इसी सवाल पर गृह मंत्री ने तिहाड़ के डीजी से जवाब मांगा है। लेकिन सवाल बड़ा ये नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये है कि मुकेश के बयान में दरअसल इतनी कड़ी सजा के बाद भी ये सोच, ये विचार क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुकेश के जहन में ये सोच कैसे बैठी हुई है। इन सवालों का जवाब जानेंगे सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा से, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बरनाली और जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि दरअसल तिहाड़ जेल बीबीसी के चैनल 4 को 2 बार किस तरह से नोटिस भेज चुका है। वो क्यों हुआ वो भी पहले आपको बताते हैं। दरअसल मामला दिल्ली के गैंगरेप के गुनहगार मुकेश सिंह के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। बीबीसी ने परमिशन लेकर बाकायदा साल 2013 में मुकेश सिंह का इंटरव्यू किया था और अंडरटेकिंग दी थी कि बिना इजाजत के वो उस इंटरव्यू को ऑन एयर नहीं करेंगे। लेकिन चैनल बिना परमिशन के ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को इस इंटरव्यू को ऑन एयर करने जा रहा है। दरअसल ऐसा तिहाड़ जेल का कहना है। दरअसल बीबीसी ने मुकेश सिंह का जब इंटरव्यू किया था उस वक्त मुकेश सिंह का कन्विक्शन नहीं हुआ था।
तो अब आपको सुनाते हैं, दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए दिए गए इंटरव्यू में मुकेश सिंह ने किस तरह से अपनी घिनौनी मानसिकता का परिचय दिया है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसमें दोनों हाथ शामिल होते हैं। शरीफ लड़की रात में नहीं घूमती। रेप के लिए लड़के से ज्यादा लड़कियां जिम्मेदार होती हैं। करीब 20% लड़कियां ही ठीक होती हैं। लड़के लड़की बराबर नहीं होते। घर का काम, घर की जिम्मेदारी संभालना लड़कियों का काम होता है। देर रात डिस्को और बार में जाना और अच्छे कपड़े नहीं पहनना लड़कियों को शोभा नहीं देता। उसे चुपचाप हमें सहयोग करना था, फिर हम रेप के बाद उसे घर छोड़ देते और सिर्फ लड़के को मारते। एक गुनहगार के मुंह से निकले हुए ये शब्द हैं जिन्हें प्रसारित किया जा रहा है बीबीसी के चैनल 4 पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इस तरह से अभी इसको लेकर बीबीसी की साइट्स पे इस तरह की चीजें देखी जा सकती है। लेकिन दरअसल इस मामले में निर्भया की मां का आरोप है कि आरोपियों को जल्दी फांसी न मिलने की वजह से उनको इतना बढ़ावा मिल रहा है और अब डॉक्यूमेंट्री में उनका इंटरव्यू भी सामने आने वाला है। काम कर घिनौना काम कर सकता है, उसके लिए वो कुछ भी बोलना कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन उसके बोलने का ये वजह है कि उसको इतना बढ़ावा मिल रहा है कोर्ट में भी, कि उसको डॉक्यूमेंट्री बनाने का बढ़ावा मिल रहा है। इतना घिनौना काम करते हुए अब तक वो उसको सजा नहीं मिली। फांसी की सजा कोर्ट से मिली हुई है, फिर भी उन लोगों को फांसी नहीं हुई। उन लोगों को अगर फांसी नहीं होती है तो ये लोग औरतों को खाने के प्लेट की तरह बना लेंगे और खाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और फेंकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल बीबीसी के चैनल 4 पर दिखाई जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो लेस्ली उडविन हैं, जो निर्भया केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कैसे प्रेरित हुई। ये जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 2012 में जब टीवी पर यह खबर दिखाई गई तो मैं स्तब्ध रह गई। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। और इसके बाद ये प्रेरित हुई बीबीसी के लिए फिल्म बनाने के लिए। इससे पहले भी भारतीय कलाकारों के साथ फिल्म बना चुकी हैं। तो कौन है लेस्ली उडविन? अगर आपके जहन में ये सवाल है तो इसका छोटा सा जवाब देते हुए चर्चा को शुरू करेंगे। एक एक्ट्रेस के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। बीबीसी के सीरियल एल्डोराल्डो में काम किया। पहले फिल्म ईस्ट इज ईस्ट में ओम पुरी को आपने देखा है, जिसके लिए 1999 में पुरस्कृत किया गया। 1990 में हु वन बर्मिंघम से ही ये आती हैं। दरअसल इनका जन्म वहीं पर हुआ है और बीबीसी के लिए पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती रही हैं, फिल्म बनाती रही हैं। और ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट जो 2 फिल्में बनी हैं, जिसमें ओम पुरी के साथ भी इन्होंने काम किया है। भारत से इनका जुड़ाव पुराना है। यही वजह है कि निर्भया को लेकर भी इनके जहन में फिल्म बनाने का सवाल आया और ये फिल्म अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को प्रसारित होने जा रही है। निर्भया के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बार बहुत संक्षेप में आपको बता दें। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में बस में गैंगरेप की घटना हुई थी। 17 दिसंबर को बस ड्राइवर राम सिंह और 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 21 से 22 दिसंबर को नाबालिग समेत 2 दूसरे आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। 29 दिसंबर 2012 को पीड़ित निर्भया की सिंगापुर के हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। 21 जनवरी 2013 को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 आरोपियों पर मुकदमा शुरू किया था। 28 फरवरी 2013 को नाबालिग पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ था। 11 मार्च 2013 राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी। 31 अगस्त 2013 ऐतिहासिक जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा था। 10 सितंबर 2013 आरोपी दिल्ली कोर्ट में दोषी करार हुए और फिर 13 सितंबर 2013 को चारों दोषियों को फांसी की सजा। 1 नवंबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई रोजाना के स्तर पर। 13 नवंबर 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन फांसी की सजा भुगत रहा एक आरोपी जिस तरह की बात कह रहा है वो गौरतलब है।
डॉक्टर जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक हैं, नीलम कटारा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, डॉक्टर बर्नली बसक जो कि वकील सुप्रीम कोर्ट से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयंती दत्ता, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन दरअसल सिर्फ इसे मानसिकता तक सीमित कर देना चाहिए। जिस तरह का बयान है, जिस तरह का इंटरव्यू दिया गया है, ये कहा गया है साफ मुकेश सिंह के द्वारा कि अगर वो विरोध नहीं करती तो हम उसको छोड़ देते, लड़के को मार देते। देखिए 17 तारीख की 9 बजे से तमाम चैनल्स वालों में जब भी जिन्होंने बुलाया, मैंने यही चीज़ उठाया, यही चीज़ जो सामने आज आप ला रहे हो कि रेपिस्ट हर कोई नहीं बनता। रेपिस्ट की एक मानसिकता होती है और जब तक आप एक कड़ी डिटरेंट फैक्टर नहीं लाते उस सामने, ये नहीं कहते कि तुमने अगर रेप किया तो तुम्हारे साथ हम यही सज़ा मुकर्रर करेंगे, और अगर आप सज़ा टालते जाते हो कोई ना कोई बहाने से, आज आप देखिए हालात, हम मार्स में जा रहे हैं उसके लिए तो हम उछलते हैं, हम कहते हैं हमारी देश देखिए हमने क्या क्या अचीव कर लिया, लेकिन अगर 2 साल की बच्ची रेप हो जाती है तो उस पर हम रोकथाम नहीं लगा पाते। इस मानसिकता पे रोकथाम लगाने का एक और एक ही तरीका है कि जो क्रिमिनल माइंड है, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ, मुझे मालूम है कि क्रिमिनल माइंड बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बड़ी कंस्ट्रिक्टेड सोच के जरिए अपनी सोच को खगालता है, और वो ये समझता है कि मैंने ये गुनाह किया तो मेरे लिए ये पनिशमेंट है। अगर आप दिखाएं मुझे एक भी रेपिस्ट हमारे देश में, ऐसा कोई डिटरेंट पनिशमेंट हमने आज तक उसके लिए सामने नहीं रखा। रेप के हादसे मैंने तभी बताया था कि अगर रेप पे हम रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो पोलियो पे तो हमने रोकथाम कर ली, लेकिन रेप एपिडेमिक बनता चला जाएगा। और अब आप देखिए, जब भी आप अखबार खोलती हैं, न्यूज़ चैनल खोलती हैं, हर रोज कहीं ना कहीं रेप के इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। इस तरह का मानसिकता अगर नहीं पनपती होती तो इस तरह की चीज़ों को इस तरह से अंजाम नहीं दे पाते क्रिमिनल सिर्फ ये समझता है कि अगर मैंने रेप किया तो मुझे फांसी की सज़ा होगी, और अगर ये चीज होती है, अगर आप मुकर्रर कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब भी हम इतने जद्दोजहद के बाद कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गया, सब कुछ आ गया, जब हम डिसीजन तक पहुंचते हैं, कोर्ट निर्णय देती है कि हाँ इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद भी आप रोकथाम लगा देते हो। आज तक हमारे पास कोई भी एक डिटरेंट पनिशमेंट दिया हुआ केस का एग्जाम्पल नहीं है इतनी बड़ी देश में जहां पे इतने तादाद में हर रोज रेप होते हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, 9 बजे लड़की अगर बाहर है तो इसको कोई रिपेंटेंस नहीं है। रेपिस्ट को मैंने आज तक नहीं देखा, कितनी भी उम्र का रेपिस्ट हो, अगर आप रेप की विक्टिम से इंटरैक्ट करें तो मैं फिर आज दोहराऊंगी कि रेप जो है, रेप की विक्टिम के लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। मौत तो आपने जिंदगी गंवा दी, चलो खत्म हो गई, लेकिन रेप का विक्टिम जो है 10,000 मौतें रोज मरता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए कानूनी जो पुख्ता चीज हमारे सामने होनी चाहिए वो भी नहीं है। मेरे ख्याल से जुडिशियरी जो है वो थोड़ी बहुत अगर इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट से शार्पन हो जाए, अगर इस चीज को लेके हम इंटरनेशनल जुडिशियरीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे जाए तो शायद हमारे लिए कोई कॉन्क्रीट नतीजा निकल के सामने आए। नहीं तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हम शोर मचाते रहेंगे, हमारी बच्चियां रेप होती रहेंगी, और कोई भी पुख्ता कानून हमारे को मददगार नहीं साबित होगा। जी, लेकिन कानून तो यहाँ पर अपना काम कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, एक तरह से सजा तो कानून ने दी है, कानून उसके बाद सख्त भी बनाया गया है, लेकिन बर्नली बसक हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। ये बताइए मैम कि जिस तरह से सजा होने के बाद अगर कोई इस तरह की बात करता है, मानसिक दिवालियापन, मानसिक सोच, या जिस परिवेश से वो आता है, या जिस तरह की उसकी ग्रूमिंग है, उसका अगर उस पर असर है, वो तो एक पहलू है, दूसरा पहलू कानूनी भी है। इस तरह की बात भी अगर वो करता है, भले ही उस समय वो आरोपी साबित न हुआ हो, प्रोसेस में था, जेल की सलाखों के पीछे तो वो उस वक्त भी था, तो कानूनी पहलू क्या कहता है इसमें, ऐसे बयान देने वाले उस आरोपी के लिए जिसे अब कम से कम फांसी की सजा दी जा चुकी है? मैं आपके साथ जुड़ूं उससे पहले विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह जेल की सलाखों के पीछे कोई इस तरह का इंटरव्यू देता है, और सवाल जो गृह मंत्रालय ने उठाया है कि आखिर इंटरव्यू दिया कैसे गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तिहाड़ में इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिए गए हों, तो अब गृह मंत्रालय ये क्यों पूछ रहा है? इसका थोड़ा सा तकनीकी कारण समझाइए, क्योंकि तिहाड़ पे तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इससे पहले भी।
मीना जी, इसके बड़े स्पष्ट प्राविधान है। जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रकरण शासन के द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है उसके बारे में कार्रवाई की जा सकती है, अन्यथा ये सर्वथा अनुचित और अवैधानिक है और इस प्रकार के इंटरव्यूज लेने वाले भी दोषी हैं, देने वाले भी दोषी हैं, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई संभव है और की जाने चाहिए। इस प्रकार के अनर्गल बयानों को, जिसकी सर्वथा सर्वत्र निंदा की जा रही है, भर्त्सना की जा रही है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम इन जर्नलिस्ट ने किया है और मैं नहीं समझता हूं कि इन्होंने उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता या एथिक्स का परिचय दिया है। जी विक्रम सिंह जी, ये तो एक पहलू है। निश्चित रूप से इसकी तारीफ तो कोई नहीं करेगा, इसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा, सामाजिक भर्त्सना होगी, हर तरह से इसकी आलोचना होगी। लेकिन जो आरोपी अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो उम्र है, उसके बीच में वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसे दरअसल मालूम नहीं है उसके पास टीवी चैनल है कि नहीं है अंदर, कि आप ज्यादा बेहतर उसको कर पाएंगे कि वो खबरें इस तरह से देख रहा हो कि दरअसल पूरा देश किस तरह से उसके खिलाफ एकजुट हुआ है, आंदोलन हुए हैं, कानून बना है, कानून की भी उतनी उसकी जितनी सोच और समझ है उसके मद्देनजर नहीं है। मैं यहाँ पर नीलम कटारा जी आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जिस परिवेश में मुकेश सिंह जैसे बच्चों की ग्रूमिंग होती है, वो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं या सीखते रहे हैं, उनके पास तो माहौल यही होता है। तो मुकेश सिंह क्या अकेला गुनहगार है इस तरह की सोच के पीछे? देखिए, मुकेश सिंह का परिवेश जो है वो बदलना चाहिए। ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं इनके लिए कोई सोशल आउटलेट होनी चाहिए, वो बात सब ठीक है, मगर इसको लेके हम सफाई नहीं दे सकते मुकेश सिंह की तरफ से, क्योंकि जितने लोग आते हैं वो सब रेप करना नहीं शुरू कर देते हैं। तो वो एक्सक्यूज नहीं है कि वो उसने जो किया वो सही किया क्योंकि समाज उसको नहीं दे पाया। समाज को तो बदलना है, मगर इसकी जो मानसिकता साफ होके आ रही है, भले ही ये इंटरव्यू गलत हुआ मगर इससे मानसिकता जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ रही है। उसको बदलने के लिए मैं बिल्कुल जयंती जी से सहमत हूँ कि सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इनको पता है कि इनको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, मिल भी गया है तो भी वो इतनी देर तक स्टे किया जाएगा कि फिर बाद में कह दिया जाएगा कि अब तो बहुत समय हो गया, आप कैसे दे सकते हैं। और जहां तक आजीवन कारावास है वो तो हमारे कैदियों के लिए इतना आसान होता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए कोई डिटरेंट है ही नहीं और इसलिए ये मानसिकता बनी रहेगी। यही नहीं कि वो कह रहा है, वो बड़े गर्व के संग इस बात को कह रहा है कि मैं नहीं डरता, कर लो क्या करते हो। जी, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का इंटरव्यू आखिर हुआ कैसे? विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देने वालों ने जो परमिशन दी है उनके खिलाफ भी और जिसका इंटरव्यू हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले पूछा, एक बार फिर से समझना चाहूंगी कि पक्ष तिहाड़ जेल में इससे पहले भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, आरोपियों के इंटरव्यूज हुए हैं, तो ये इंटरव्यू होना, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सवाल किया है, तो इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? कानूनी पहलू कितना आगे बढ़ना चाहिए? गृह मंत्रालय इस पे क्या कदम आगे उठा सकता है नोटिस के बाद में? मेरे पास पूरी थीसिस है सेंट्रल जेल तिहाड़ की, मीना मैं जी, उसका इसके जिक्र दो करूंगी। पक्ष हैं। जिन लोगों ने शासन से अनुमति लेकर के डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यूज दिए हैं वो तो खैर औपचारिकता उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन इस प्रकरण में और ऐसे अन्य प्रकरण में, जैसे मुझे ये भी याद आ रहा है कि चार्ल्स सोबराज के प्रकरण में भी ये बात उठी थी कि बिना औपचारिक अनुमति के इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, जिसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है दोनों के खिलाफ। और रही मुकेश सिंह जी की बात, इनके बारे में तो यही कहना चाहिए कि जो कठोरतम सजा जल्द से जल्द इनको फांसी अगर मुकेश को नहीं दी गई तो एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा। मुकेश ऐसे व्यक्तियों को जितने जल्दी उनको दंडित किया जाए, उनको इंटरव्यू करके समाज का जितना अहित किया गया है और उसकी नकारात्मक सोच और बात का जितना प्रचार प्रसार हुआ है, उन्होंने न केवल महिलाओं की बल्कि समाज की और प्रत्येक सही सोच वाले की अहित किया है। इस चैनल ने भी, इस पत्रकार ने भी, और मुकेश के बारे में तो कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। जी जयंती जी, अगर तिहाड़ जेल में से आपने फॉर्मल परमिशन लिया हुआ है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बच्ची ने खास करके जो वीमेन सेल है तिहाड़ जेल का, मेरी सुपरविजन के अंडर उसने थीसिस करी है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। अगर परमिशन फॉर्मल ले लिया गया है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई अन्याय बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उस पर हमें
रोकथाम करनी चाहिए। जी, लेकिन इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, इंटरव्यू लिया गया है, जो कुछ कहा गया है वो बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म का नाम जिस तरह से है डॉटर ऑफ इंडिया, ये भी कहा गया है फिल्म बनाने वालों ने कि ये बहुत ही दुखद घटना थी, वो इतनी स्तब्ध थी कि उनको बनाना पड़ा। लेकिन जो आरोपी है उसकी सोच क्या थी, उसकी मानसिकता क्या थी, उसके पीछे उसका उस वक्त मकसद क्या था, वो किस मनस्थिति में था, ये जब सवाल उन्होंने किए आरोपी से, और जब आरोपी ने ये कहा कि अगर वो विरोध नहीं करती तो हम उसकी जान नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी हम उसके साथ जो कुछ हुआ वो तो करते। नीलम कटारा जी, मैं आपसे समझना ये चाहती हूं कि इस देश में आज जो कुछ कहा है मुकेश सिंह ने वो नया नहीं है, लेकिन वो बहुत घिनौना है। दोनों में फर्क है। जाना पहचाना सच जो हमारे आसपास होता है उसको मुकेश सिंह ने कहा है। एक आरोपी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हो उसने ये कहा है, इसलिए इसकी भर्त्सना हो सकती है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रही हूं, बार बार मैं उसको समझना चाह रही हूं आप सबके साथ में कि दरअसल जो कुछ उसने कहा है वो हमारी समाज के एक हिस्से की सोच को परिलक्षित करता है। बिल्कुल, वो एक हिस्से की सोच को परिलक्षित करता है, काफी बड़े हिस्से की सोच को, एक पुरुष प्रधान समाज की सोच को। और उसने कहा है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर ये सोच बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिसको हम लोग शर्माते हैं कहने में, छुपाते हैं। तो आने दीजिए सामने, सच जब पूरा हम फेस करेंगे तो उसके बाद शायद हम सोचें कि कैसे इसको रोका जाए। जिस देश में हम रोक नहीं सकते जो कि रेप करते हैं, जो कि मर्डर करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, उनको कोई पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए। उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होती है। जब तक रेपिस्ट हमारे पार्लियामेंट में और हमारी असेंबली में बैठेंगे, जब तक वो हमारे देश में मंत्री बन के हमारे लिए कानून बनाएंगे, तब तक ये मानसिकता बदलनी बहुत मुश्किल है। मैसेज ऊपर से आना चाहिए और वो कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको एक आध सीट और चाहिए होती है। इसलिए ये सच्चाई फेस करिए कि जो ये ऊपर हो रहा है उसका असर नीचे जो सबसे ड्रेग्स ऑफ सोसाइटी है वहां पे क्या हो रहा है। ऊपर वालों को बचाने के लिए सख्त कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये कड़वा सच है इस देश का, और अगर ये हम मानने के लिए नहीं तैयार हैं तो फिर हम शायद कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। एक चीज और, जो रेपिस्ट होता है वो रेसिडिविस्ट होता है, यानी कि बार बार वही गुनाह वो करता चला जाता है। आप देखिए उबेर कैब वाले की, ड्राइवर की बात, 55 केसेस ऑफ रेप। अभी भी हम ये ताना बाना बुन रहे हैं उसको पनिशमेंट दिया जाए, इस टैक्सी को बंद किया जाए या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जितनी कानून बनती है वो परपिट्रेटर फ्रेंडली बनती है, विक्टिम फ्रेंडली नहीं बनती। जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि हमें विक्टिम फ्रेंडली बनना चाहिए, तब तक हम इस पे रोकथाम नहीं लगा पाएंगे। जी, और साथ ही हमारे साथ बर्नाली बस्क जुड़ गई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये बताइए कि कानूनी पहलू क्या कहता है, जिस तरह के आरोपी ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या वो फ्री है इस तरह का स्टेटमेंट जो उसकी सोच है वो देने के लिए, बताने के लिए किसी भी टीवी इंटरव्यू में? देखिए, एक्चुअली ऐसे कोई स्टेटमेंट ही, वन हैज़ टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई टेलीविजन के लिए दे रहे, कोई चैनल के लिए दे रहे या न्यूज़पेपर में दे रहे, द स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी हैज़ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जो कन्विक्ट है, इनका मानसिकता बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें ये बिल्कुल ही नहीं लगता ये मानसिक हाल में कुछ, ही इज़ फिट पर्सन। आई थिंक ही इज़ समबडी वेरी इल राइट नाउ, जो कि ये ऐसे बेफजूल मतलब एक स्टेटमेंट पास किया गया। तो इसका स्टेटमेंट को वी शुड नॉट इवन टेक इनटू कॉग्निजेंस, मतलब इतना सीरियसली, मतलब ये लेके कि एकदम फालतू बात बोल के चले गए हैं। और इसमें पूरा सोसाइटी को मतलब ये दिखाता है कि ही इज जस्ट वन अमंगस्ट अस इन द सोसाइटी। सो इसका मतलब जो माइंडसेट है, जो सोच है, ये रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉब्ली मोस्ट मेन इन आवर सोसाइटी वुड थिंक लाइक दिस। So that is what is to be curbed. ये तो एक पहलू हुआ। ये तो इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल अगर कोई आरोपी, अगर कोई गुनहगार इतनी बड़ी सजा के बाद भी इस तरह की बात करता है और उस बात को अगर हम लाइटली लेंगे, अगर उस बात को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, तो और भी ज्यादा हम गलत करेंगे, उसके साथ भी और समाज के साथ भी और ऐसा करने वालों के साथ भी। मैं आपसे दूसरी बात समझना चाहती हूँ बर्नाली बस्क, वो ये कि कानूनी पहलू, कानूनी रूप से अगर वो इस तरह के बयान देता है इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद, इतना बड़ा गुनहगार होने के बाद, तो कानून क्या कहता है उसके लिए? देखिए, ये डेफिनेटली इट इज़ नॉट टारगेटेड अगेंस्ट वन पर्सन। वो तो जनरल एक स्टेटमेंट किया है,
तो इट नहीं, इज उसने उस इंसिडेंट के बारे में कहा है कि अगर वो लड़की विरोध नहीं करती तो हम उसके साथ रेप करने के बाद उसकी जान नहीं लेते, उस लड़के को मारते, इतना साफ बोला है उसने। तो क्या ऐसी बात, हालांकि कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, गुनहगार वो ऑलरेडी है, उसको सजा दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कानून क्या कहता है कि ऐसा आरोपी अगर इस तरह की बात करता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखिए, कानून इसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहता है। लाइक फॉर अ स्टेटमेंट यू कैन नॉट जस्ट अनलेस लाइक योर यू नो, अगर कोई कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा हो जैसे कि मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट स्पीक अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर हम कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर हम अगर किसी के पर्सनली कुछ अटैक करते हैं तो हम डेफेमेटरी केस डेफिनेटली लगा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि इसने एक जनरल स्टेटमेंट पास किया है, उसको इंटरव्यू उनके साथ मतलब आई थिंक इंटरव्यू लिया गया है और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने रेप करने दिया होता तो रेप करके छोड़ देते, बट वो ये नहीं समझ पा रहे रेप इटसेल्फ इज अ हीनियस क्राइम, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मर्डर। रेप का भी डेथ, मतलब अभी तो रेप का सब हम लोग मांगे कर रहे थे कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए, तो वो भी मतलब पनिशमेंट्स हैव बीन यू नो इम्प्रोवाइज्ड एंड एवरीथिंग हैज बीन डन, बट देन ये दोनों इट्स ऑन इक्वल पार। मर्डर हो या रेप हो, इंटेंशन देखना चाहिए। मर्डर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है विथ नॉन इंटेंशन। अब नॉन इंटेंशनली अगर आप मर्डर करते हैं विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी इंटेंशन जो मर्डर करते हैं, दैट डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। इफ यू किल somebody where you don't have the intention to kill somebody, it will amount to murder, but it will be culpable homicide, not amounting to murder. So ये सब differentiation है। but जहाँ पे हम rape as such देखते हैं, rape का जो section है वो itself इतना strong है, तो वो in itself is like covered everything। तो rape और murder दोनों बिल्कुल heinous है। rather murder, I mean murder का कुछ मतलब cases ऐसे हो which cannot, murder is murder after all, it cannot be taken lightly। I would like to invite your attention to the next of the statement which he made. He said कि रात के 9 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं घूमना चाहिए, यानी कि अगर 9 बजे के बाद कोई बच्ची अगर बाहर किसी काम से गई है या ऑफिस से आ रही है तो आपके पास लाइसेंस है, आप खुले छूट इस्तेमाल कर सकते हो रेप करने के लिए। मेरा पूछना ये है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री, 65 साल से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ पे क्यों हम इतनी सी सुरक्षा हमारी जो बहन बेटी बहुएं हैं उनको नहीं दे पाते हैं कि अगर वो किसी काम से रास्ते में है तो इस तरह के गुनहगार जो है वो खुलेआम उनके पास ये छूट है कि वो रेप कर दें, क्योंकि आप 9 बजे के बाद घर से बाहर हो। इसलिए विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि लगभग पूर्व डीजीपी ही आते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, सर्विंग को तो मौका नहीं मिलता है, आना नहीं चाहते हैं, बुलाने पर भी कहते हैं कि नहीं हमारी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं में दरअसल अपनी जिम्मेदारी जो है उनकी वो क्यों नहीं पूरी होती, जो बात यहाँ पे जयंती जी उठा रही है। विक्रम सिंह जी, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मुकेश सिंह ने कहा है, जो जयंती जी कह रही हैं, हमने भी सुना है, हमारे आसपास हमें भी उसी तरह से रोका गया, घर से बाहर अकेले नहीं जाना है, रात को तो छोड़िए दिन में भी अकेले नहीं जाना है। ये जो माँ बाप के मन में इतना डर है कि अगर घर से बाहर अकेले लड़की चली गई तो जो मुकेश सिंह कह रहा है वही होना है उसके साथ, इस सोच को जब तक बदलेंगे नहीं तो मुकेश सिंह की अकेले की, मैं यहाँ पर बिल्कुल मुकेश सिंह को किसी भी तरह से माफ नहीं करने की बात कर रही, लेकिन एक पूरा बड़ा वर्ग है, जिस तरह नीलम कटारा ने कहा कि एक छोटा वर्ग नहीं, एक पूरा बड़ा वर्ग है जिसकी सोच का ये असर है जो मुकेश सिंह के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मीना जी, ये दुर्भाग्य से जो नीलम जी कह रही हैं वो अक्षरशः सत्य है। छेड़खानी और बलात्कार हमारे डीएनए में आ चुका है और इसके ऊपर बहुत कठोर तरीके से बिल्कुल यू हैव टू कम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। दुर्भाग्य से पुलिसिंग में वो गंभीरता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है जो कि दिखाई पड़नी चाहिए। दिखाई ये पड़ रहा है कि इसको हल्के से लिया जाता है। इस सबसे गंभीर प्रकरण में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये अपेक्षा की जाती थी कि शीघ्रता शीघ्र इनको दंडित करें और शीघ्रता शीघ्र मुकेश और उनके कोहॉर्ट्स को फांसी दें। आज वो इस तरीके से ऊल जलूल और ऐसी सिर पैर की बातें कर रहे हैं, कम से कम तब नहीं तो अब जल्द से जल्द उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए और इतना उपकार देश और समाज पे तो किया जाए। रही पुलिस की बात, जहां संवेदनशील पुलिस व्यवस्था होती है वहां पर जैसे उबेर टैक्सी के ड्राइवर साहब फरमा रहे थे कि मैं कामदेव हूं, जहां पुलिस सक्षम है ऐसे कामदेव को रामदेव बना देती है 24 घंटे के अंदर।
उनको मालूम है उनका क्या हश्र होगा, पुलिस वाले क्या उनका हश्र कर देंगे। लेकिन जहां पर उपहास में, जहां पर लाइटली लिया जाता है, तो वहां पर तो ठीक है, फिर अपने हिसाब से अपनी पदवी, अपना को महिमा मंडित करना होगा। लेकिन यही मुकेश सिंह ऐसे अगर कहीं हत्ते चढ़ जाते किसी अच्छे पुलिस और व्यावसायिक रूप से दक्ष पुलिस बल के सामने, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि फांसी से बड़ी सजा ये पहले पा जाते या फांसी मांगते ही है। आप स्वयं समझ रही होंगी कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं कपोल कल्पित बातें कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो जीवन में मैंने करके दिखाई है। आपका संदेश बहुत दूर तक जाता है और ऐसे प्रकरण में मैं कोई इस बात की वकालत नहीं करता हूं कि आप कोई अवैधानिक काम करें, लेकिन शासन आपको इतना सामर्थ्य देता है कि आप ऐसे अपराधियों को तबाह कर दें कि उनके साथ पुष्ट इस प्रकार का दुस्साहस न करें। लेकिन उसके लिए कानून को इंप्लीमेंट करने का जज्बा होना चाहिए जी, उनको तबाह करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। डॉक्टर जयंती जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि कानून, विक्रम सिंह जी, ऐसा ये लगता है सारी कि बातें तो रेपिस्ट को पहली फेवर बार करने नहीं हो के रही है लिए। सर, ये सारी बातें तो बार बार हो चुकी हैं। ये सब होना चाहिए, ऐसा भी हम चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। और हो नहीं रहा है इसलिए तिहाड़ जेल के भीतर इतनी बड़ी सजा के बाद, इतने आंदोलनों की जो देखा देश ने और दुनिया ने, उसके बाद भी अगर एक आरोपी ये कहता है कि लड़कियां खुद जिम्मेदार है, घर से बाहर उन्हें नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने अगर विरोध नहीं किया, विरोध करना ही नहीं चाहिए, तो दरअसल हमारे बच्चे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है नीलम कटारा जी? क्योंकि आप भी इस दर्द से गुजर चुकी हैं। ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग जो है वो अंदर तक जाए लोगों के, इसके लिए सबसे पहले उदाहरण की ज़रूरत है। दूसरी बात कि समाज में जो हमारा सोशल एम्बिट है उसको उठाने की ज़रूरत है। एक रियलाइज़ करना चाहिए कि इमिग्रेंट्स आते हैं और उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए, ताकि वो शाम को इधर उधर गलत तरीके से अपने लिए कोई माध्यम न ढूंढे। उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो या सोशल फैसिलिटीज हो। और दूसरी बात मैं फिर ये कह रही हूँ कि ट्रेनिंग का क्या मायने है जब दोज अक्यूज्ड ऑफ रेप्स आर गोइंग टू बी इलेक्टेड, पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन होता है अगर वो इलेक्शन में ना बैठे। अगर ये मुकेश सिंह यहाँ से छूट जाता है, मैं कह सकती हूँ कि इसका अगला स्टेप जो है वो राजनीति में होगा और ये बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा वहां। आई एम सॉरी टू से दैट। इसलिए पहली बात तो ये है कि फांसी जब हो जानी चाहिए जब जनता में ये मैसेज जाए। 10 साल बाद फांसी होगी तो लोग भूल जाएंगे निर्भया केस को। अर्ली जस्टिस, अर्ली पनिशमेंट एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द टॉप अलॉन्ग विद सोशल इंप्रूवमेंट, सब कुछ संग होना चाहिए। इसका कोई एक एक करके नहीं होगा ये। ओके, लेकिन नीलम कटारा जी, जब बात तिहाड़ जेल की हो रही है, क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू तिहाड़ के अंदर हुआ, आज गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसको लेकर जवाब मांगा है तिहाड़ जेल के डीजी से। हालांकि तिहाड़ की तरफ से भी तकरीबन 4 महीने पहले नोटिस दिया गया था बीबीसी को कि ये इंटरव्यू प्रसारित करने से पहले परमिशन ले, और इसलिए सेफ साइड कुछ हद तक तिहाड़ हो सकती है। हालांकि आज जब हमारे फोकस न्यूज ने बात करने की कोशिश की तिहाड़ के अधिकारियों से, डीजी से, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से। लेकिन सवाल ये है नीलम कटारा जी, आप इससे बेहद परिचित हैं, जितने लूप होल्स हैं तिहाड़ के अंदर, किस तरह से व्यवहार करते हैं अफसर वहां के, कि आरोपी जो हैं, एक पक्ष ये है कि आरोपी सीखता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन दूसरा ये है कि इन आरोपियों को सिखाने समझाने का काम जिन लोगों के हाथ में होता है वो क्या करते हैं। तो उनकी किस तरह, क्योंकि जिस तरह से विकास यादव, जिस तरह से आपके विशाल यादव, मनु शर्मा बाहर आते रहे हैं, कभी एम्स के नाम पर, कभी किसी और कारण से, तो आप बेहतर इस दर्द को समझ सकती हैं, बता सकती हैं। बिल्कुल, तिहाड़ जेल जो है वो एक अलग एक दुनिया है। वहाँ जो पीआरओ हैं वो 30-35 साल से वहीं हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कैसे पर्दा डालना है, इसीलिए उनको वहाँ रखते हैं। जो भी डीजी आते हैं उनको रखते हैं। अब जहाँ तक तिहाड़ का, सिवाय कि मैंने अपने लिए एक कमरा नहीं बना लिया है तिहाड़ जेल के सामने,
इन मेरे जो बेटे के केस में अपराधी हैं उनको अंदर रखने के लिए बाकी मैंने सब कर लिया, हर महीने आरटीआई, हर महीने आरटीआई। और उसके बाद मुझे दुख होता है जब हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि इनको फांसी इसलिए नहीं दे रहे कि पिछले 2 साल में, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये सुधर गए हैं। ये जब सुधरे हैं जब ये मेडिकल बोर्ड के सामने गए हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर में भी निकलता आ रहा था, कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि ये तो आपकी वजह से अंदर है, नहीं तो ये लोग मतलब जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पॉलिटिकली या फाइनेंशियली पावरफुल हैं, वो अंदर रहते ही नहीं हैं। उनका खाना कभी भी आ सकता है, उनको काम इतना सरल दिया जाता है। उस विषय में बड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे ऑर्डर में कि तिहाड़ में भी कास्ट सिस्टम है। जो खूनी अच्छे पढ़ा लिखा है वो किताबें झाड़ेगा और जो अनपढ़ है वो बाथरूम्स टॉयलेट साफ करेगा। तो तिहाड़ जेल तो इज़ अ वर्ल्ड इनटू इटसेल्फ, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो वहाँ की सच्चाई जो है वो बाहर आती नहीं है और हर तरह मतलब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। एट बेस्ट अगर आप ज़्यादा पीछे पड़ेंगे तो झूठे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाएंगे कि ये विपासना कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं। इस तरह का प्रोटेक्शन भी यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन तिहाड़ जेल। जी बने रहिए आप हमारे साथ। सुदीप हैं गाजियाबाद से, एक कॉलर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लगातार हमारे इस कार्यक्रम में देश भर से दर्शक जुड़ते हैं, अपनी राय रखते हैं। जी सुदीप बताइए। पहली बात तो मुझे आज जो अभी आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ उससे मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन के कि हमारे यहाँ पे जो अपराधी हैं उनकी मानसिकता में सुधार नहीं होने वाला है जब तक कि उनको कड़ा दंड न दिया जाए। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग पूरे समाज में मौजूद हैं और वो बड़ी शान के साथ कहते हैं कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून तो मेरी मुट्ठी में, मेरी जेब में रहता है। और जिस प्रकार से नीलम कटारा जी कह रही हैं कि जेल में जो पीआरओ है वो पिछले 35 साल से है उसी पोस्ट पे, तो ये एक बहुत ही विचारणीय और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जबकि उस व्यक्ति का ट्रांसफर होना चाहिए और जेल के अंदर बाकायदा जो है सरकार के छापे पड़ते रहने चाहिए कि वहाँ व्यवस्था ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर कोई भी वहाँ गलती करता हुआ पाया जाए तो सबसे पहली सजा उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस होनी चाहिए, ना कि उसका सस्पेंशन हो। क्यों? बिना सरकार के कारिंदों की मिली भगत के ये कैदी लोग आनंद नहीं लूट सकते वहाँ पे, चाहे वो डीपी यादव का ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो। ये सारे लोग इनकी मिली भगत से ही वहाँ आनंद ले रहे होते हैं, पैसे के बल पे अस्पताल में इलाज कराते होते हैं। लेकिन अगर एक कोई गरीब कैदी है ना तो उसको वहाँ दवाई भी नहीं मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, बहुत सारी बातें आपने रखी, परेशानी जो आम लोगों की है वो रखी। विक्रम सिंह जी, दरअसल अगर जेल की सलाखों के पीछे कोई भी आरोपी पहुंचता है तो पुलिस के अफसर जो वहां पर तैनात होते हैं, क्या उनके व्यवहार में, क्या उनके जो उनसे बातचीत होती है उसमें, अगर इतना बड़ा आरोपी है, इतनी सजा उसको दी जा चुकी है, तो ये रियलाइजेशन पुलिस के अफसरों की रोजाना की बातचीत में उसको नहीं होता है कि आरोपी ये माने कि दरअसल उसने गलती की है इसलिए वो यहाँ पे है और उसको इसका रियलाइजेशन होना चाहिए, वो आत्मग्लानि में या इसको कैसे सुधारे जा सकता हो, इस पर सोचे। देखिए, जेल के अधिकारियों के संबंध में अगर ये कहा जाए कि उनकी वहाँ की कुरीतियों में इनडायरेक्ट नहीं सीधी संलिप्तता है तो वो गलत नहीं होगा। जेल के अधिकारियों के एक अपना रोड मैप है और एक पर्सनल एजेंडा है, उसमें कहीं इस प्रकार का कि अपराधियों, आरोपियों और कैदियों के संबंध में कोई सकारात्मक कोई रुख हो, समाज सेवा को लेकर के कोई सकारात्मक कोई उनकी मनोदशा हो, ऐसा नहीं है। किस प्रकार इससे और अधिक महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर लें, क्योंकि जेल की पोस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं मानी जाती है और बाकी जो समय और सामर्थ्य लगता है उसमें ऐसा लगता है कि जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो वर्षों से और दशकों से जेल में जुड़े हुए हैं, वो जो फीडबैक देते हैं उसी के अनुसार कार्य करना। इन परिस्थितियों में और इस प्रकार की कार्य संस्कृति में कैसा सुधार, कौन सा सुधार, और मुकेश सिंह ऐसे शातिर अपराधियों के बारे में इस प्रकार का अगर प्रेस ब्रीफिंग और ये डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, मैं समझता हूं कि इसमें तो तिहाड़ जेल के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका निलंबन और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। जी, रॉकी यादव एक कॉलर है हमारे साथ, बिहार से जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रॉकी बताइए जल्दी से। हेलो मैडम। जी बताइए जल्दी से। ये जो घटना घटी है इसमें हमारे समाज वर्ग के तत्व का भी कुछ गलतफहमी के कारण होता है। इससे प्रशासन को कुछ और कोर्ट को भी न्याय मिलना चाहिए उनको, और जो दंड इस तरह का जो गलती की है उसे
बहुत से बहुत सख्त सजा देना चाहिए। फांसी से कम तो क्या इसमें मिलना चाहिए, और जब तक ऐसी सजा ना दीजिएगा तब तक ये दुर्घटना जो घटी है इसमें कमी नहीं आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी यादव जी। जयंती जी आप ना इत्तेफाक थे। हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि जेल मैनुअल का जिक्र हम लोग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जेल मैनुअल एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखें तो ये बाबा आदम के ज़माने से चल रहा है, वो रिवाइज नहीं हुआ, एडहेरेंस नहीं होती है। और मेरे ख्याल से अगर जेल से आपने परमिशन ले लिया, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी जी। कि अगर आपने परमिशन ले लिया और आपने कैदी को इंटरव्यू किया तो आप उसको एक रिसर्च पर्पस से, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसमें मुझे कोई गुनाह नज़र नहीं आता कि अगर आपने किसी एक गुनहगार को पूछा और आपने ये देखा कि उसकी जो मानसिकता है वो आज भी वहीं पे खड़ी है, आई मीन ही इज नॉट हैविंग एनी रिपेंटेंस एट ऑल, तो ये एक आम बात है। रेपिस्ट्स में अक्सर इस तरह की रिपेंटेंस नहीं होती। लेकिन बार बार जो हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या जेल अधिकारी जो है वो भी एट फॉल्ट है, मेरे ख्याल से दे आर नॉट एट फॉल्ट, बिकॉज उस वक्त अगर आपने परमिशन ले ली और आप एथिकली गए हो इंटरव्यू तो के आप लिए तो इंटरव्यू किसी कर भी ही तरह सकते से हो। फॉल्टी नहीं हो सकते अगर आपने परमिशन लेके किया है। बिल्कुल, परमिशन मेरे पास लेकर किया है या documented नहीं research किया है। है वो गृह मंत्रालय को जब जवाब देंगे तो तिहाड़ के अधिकारी ज्यादा संतुष्टिजनक दे पाएंगे। हालांकि अभी तिहाड़ के अधिकारियों ने जब आज फोकस न्यूज ने उनसे बात करने की कोशिश की तो साफ इनकार कर दिया किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से एक कॉलर जुड़े हैं, इंद्रजीत, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इंद्रजीत जी बताइए। हेलो मैडम। हेलो जी बताइए। मैडम मेनली क्या है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उन सब ऑलमोस्ट अगर कहा जाए ये सब नेता लोगों से जुड़े रहते हैं ज्यादातर, तो इन लोगों के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर इनके अंदर डर हो और दूसरा अगर इनको जैसे इन्होंने गुनाह किया है, अगर इंस्टेंट डिसीजन लेकर इनको सजा दी जाए, सुधारने की जगह अगर इनको सजा दी जाए तो वो बेहतर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी। ये एक सोच समझ या विचार का तरीका हो सकता है। इसको लेकर लंबी बहस भी बाकायदा हुई है कि किसको कितनी सजा दी जानी चाहिए, फांसी की सजा सही है या नहीं है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, यहाँ पर सवाल दूसरा है। और आपके पास आना चाहूंगी मैं विक्रम सिंह जी। सवाल ये है कि आरोपी, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, एक बार फिर से मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि अगर इतने सालों सालों के लिए कोई आरोपी जेल के भीतर जाता है, जेल की सलाखों के पीछे जाता है, उसके व्यवहार में ये रियलाइजेशन हो कि उसने गलती की है, वो आरोपी है, उसे सुधार की दिशा में बढ़ना चाहिए, इसके लिए पुलिस के ऑफिसर्स को बाकायदा ट्रेनिंग तक दी जाती है। किरण बेदी ने, जो सुनते हैं हम लोग कि काफी इस विषय पे काम किया था, क्या उसके बाद इस दिशा में काम उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए? क्या इसकी जरूरत है? क्या ये होता तो मुकेश सिंह के व्यवहार में कोई बदलाव होता? उसने जो कुछ किया था 2.25 साल पहले, आज भी वो उसी पे कायम है, बल्कि उससे ज्यादा। जबकि ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इस निर्भया के केस ने कि पूरी देश की मशीनरी से लेकर आम आवाम तक सजग हुए, सक्रिय हुए। हमको लगा कि बहुत कुछ बदल रहा है, बदल जाएगा। अपराधियों के चरित्र और व्यवहार में सुधार एक बहुत गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। इस पे बहुत चिंतन हुआ है और इसमें चिंतन करने वालों के दो वर्ग हैं। एक समझता है कि उनमें सुधार किया जा सकता है और एक कुछ ऐसे हैं जैसे मैं समझता हूं कि सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये विचारणीय है। फिलहाल समाज को और जो दंड प्रक्रिया की मशीनरी है उसको जो औचित्यपूर्ण कार्रवाई है, शीघ्र दंड देने में ही ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन एंड प्रॉम्प्ट पनिशमेंट। सुधार हो जाए बहुत अच्छा है, इसके बारे में जेल के अधिकारी, कर्मचारी, मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री सभी लगे हुए हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि एक दफा मुकेश सिंह ऐसे अपराधी और ऐसे शातिर अपराधी, इनको सुधारना बहुत ही कठिन है। अगर असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। जो प्रयास करना चाहें उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, अवश्य प्रयास करें। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि मुकेश सिंह ऐसे शातिर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी और ठोस कानूनी कार्रवाई शीघ्र होनी, शीघ्र हो। जी आपके पास आती हूँ जयंती जी। अमरनाथ पंजाब से एक कॉलर है हमारे साथ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अमरनाथ, जल्दी से बताइए। जी मैडम, ऐसा है ना कि मेरे
कहने के हिसाब से ये है कि जैसे इन्होंने घिनौना हरकत किया हुआ है, इनको तो 10 साल क्या 10 दिन का भी मोहलत नहीं देना चाहिए। जी, मोहलत नहीं दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी। डीजीपी साहब भी यही कह रहे हैं, नीलम कटारा जी भी यही कह रही हैं कि 10 साल बाद अगर कोई सजा सुनाई जाएगी तो उसका कोई मतलब, सुनाने के बाद अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जयंती जी, देखिए, रेप जैसी घिनौनी हरकत के लिए ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है रेपिस्ट को, और उसमें एक सूडो ओमनीपोटेंस का भावना देता है जी, मैं पावरफुल हूँ। अक्सर हमने पाया है रेपिस्ट की जो व्यक्तित्व होती है उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, उसके साथ एक बहुत हीन भावनाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं, और अक्सर आप देखेंगे कि रेप एक बार में ख़त्म नहीं होता। जो भी रेप से जुड़ता है वो रेसिडिविस्ट बनता चला जाता है, यानी कि बार बार मौका तलाशता है कि वो इस चीज़ को फिर से अंजाम दे। तो अगर हम यहाँ पे इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग डिटरेंट पनिशमेंट जैसे कैपिटल पनिशमेंट है नहीं लाते हैं तो ये रेप में रोकथाम कतई नहीं होने वाली। और रेपिस्ट, मैं उनसे इत्तेफाक रखती हूँ विक्रम जी से कि रेपिस्ट को सुधारना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये मानसिकता जो है वो बुनियादी तौर पे जुड़ी हुई होती है। जी, अमरेश उत्तर प्रदेश से कॉलर है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए जल्दी से अमरेश जी। मैडम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि निर्भया कांड में जो भी लोग पकड़े गए हैं पहले, उन लोगों को तत्काल फांसी दी जाए। और लड़कियों को प्रति मानसिकता लोगों की इतनी गिर गई है, चाहे लड़के हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कोई भी, उनको मतलब इस नजर से देखना है कि जैसे वो कोई खाने वाली चीज है। इतनी लोगों की मानसिकता गिरी है कि ऐसा कानून बने कि लोग भय ये करे कि हमको डर लगे। कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है जी। हम आज उनको छेड़ेंगे, पकड़ेंगे, हमको जेल होगी, हम छूट जाएंगे। लोग ये जानते हैं कि कानून हमारी मुट्ठी में है जी। ये नहीं है कि हमारा संविधान, देश जिस संविधान पे चल रहा है, मजाक बन के रख दिया है संविधान हमारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और आपका गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है, होना चाहिए। एक आम नागरिक के, सजग नागरिक के और थोड़ा सा भी संवेदनशील नागरिक के जहन में ये गुस्सा आएगा अगर मुकेश सिंह के जुबान से इस तरह के शब्द निकलेंगे। लेकिन दरअसल बरनाली बासक, ये जो इतनी कहानी है कि चारों लोगों की तरफ से यही बात की जा रही है, हमारे कॉलर्स की तरफ से भी यही बात की जा रही है, और हमको भी लगता है हमारी जुडिशरी में जो देर होती है लगातार इस तरह के केसेस में, निर्भया के केस में भी अभी तक नहीं पहुंचे किसी नतीजे पे, क्यों? देखिए, ये तो एक कहावत है और ये मान के चलना पड़ेगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप जस्टिस मिल रहा है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके जस्टिस मिलता है तो उसका इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि लोगों को भूलने की मतलब वो जब वो घटना घटती है तब सब कोई दे आर ऑल एक्टिव, बट जैसे कि 10 साल निकल जाता है तो वो चीज़ मतलब लोगों के भूलने की आदत है। सो इट फेड्स अवे विद मेमोरी। सो इट हैज़ टू बी डन क्विकली। ये निर्भया के केस के टाइम पे जब ये हुआ था तब ये कोर्ट्स बोलिए, जुडिशियल सिस्टम बोलिए, द एंटायर मशीनरी बोलिए, गवर्नमेंट बोलिए, सब कोई मतलब आके एक जोर से मतलब दे ट्राई टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, दे ट्राई टू मेक द लॉज इवन मोर स्ट्रिंजेंट, एंड दे ऑल्सो केम अप विद द समरी ट्रायल कोर्ट्स। ये समरी ट्रायल्स में मतलब जो ट्रायल्स जो केसेस जाते हैं ये डे टू डे बेसिस में हियरिंग होती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे इतने पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन ये केस में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी सुनवाई हुई है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि हुआ क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, उससे पहले गिरीश न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गिरीश बताइए। हेलो जी गिरीश बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए कोई समय नहीं देनी चाहिए और कोई प्राविधान सुधारने का कोई प्राविधान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी दी जाए और इनके लिए लॉजिक में, कानून में कोई व्यवस्था न रखी जाए ताकि इनको समय मिले, और ऐसे लोगों को सुधारने का कोई चांस नहीं दिया जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश। लगभग सभी लोगों की एक ही इसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या वजह है बरनाली की किसी फैसले पर, जो आपने कहा, जो सब कह रहे हैं, लेकिन
होना चाहिए की बात सब जगह से हो रही है, हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, ये जो हमारे पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन इन द कंट्री। निर्भया अगर आप के कोर्ट्स केस में क्यों नहीं हुआ है? देखिए, Population निर्भया को का छोड़ केस देते हैं, इज बाकी नॉट द cases को ओनली भी छोड़ केस, देते हैं। इट्स हाँ। अ केस व्हिच वी टेक इट एज एन एग्जांपल, बट दैट्स नॉट द ओनली उसके केस। बाद भी, ऐसे उसके बाद सैकड़ों भी। केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। अगर इतने लिटिगेशंस है कोर्ट में, इतने लिटिगेशंस है कि आप समझ सकते हैं कि इसलिए पेंडिंग चलते रहते हैं, बिकॉज हमारे देश में लोग जितना है, इतनी आबादी है, तो केसेस भी उतनी ही है। लैंड मैटर्स है, मर्डर के रिलेटेड क्रिमिनल मैटर्स इतने हैं, रेप केसेस है, केसेस अगेंस्ट वुमेन इतने सारे हैं। तो एक मतलब कोर्ट्स इस मतलब केसेस के लिए कोर्ट्स कम पड़ रहे हैं। तो या तो कोर्ट्स बढ़ा दिया जाए और भी कोर्ट्स बनवाया जाए, कोर्ट रूम्स बढ़ा दिया जाए ताकि सुनवाई हो और जजेस एम्प्लॉय किया जाए। आई मीन एंटायर मशीनरी हैज टू वर्क लाइक दैट। ये तो ये डिले चलता रहेगा बिकॉज द केसेस आर ह्यूज इन नंबर। बिल्कुल। So I think that is राम one of the प्रकाश, reasons- लेकिन मुझे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सब कुछ हमें मालूम है, हम देख रहे हैं सालों से, दशकों से कि जुडिशरी के पास प्रेशर है, काम ज्यादा है, पॉपुलेशन है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि निर्भया के केस में हम एक एग्जाम्पल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उसके बाद भी हम किसी नतीजे पे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कितना वक्त और लगने की उम्मीद है? राम प्रकाश बिहार से कॉलर है, इनको लेती हूँ, उसके बाद बर्नाली वापस आपके पास आऊंगी। जी राम प्रकाश, बताइए गया से। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन लोग जो इंटरव्यू दिए हैं और लड़कियों पर सवाल उठाए हैं, तो ये सरासर गलत है। हमारे माँ बहनों को कहीं भी आने जाने में इतनी सुविधा होनी चाहिए कि उनको कोई दिक्कत भी महसूस नहीं हो। जी। और जो इस टाइप का जो मानसिक स्थिति में है, उनको दंड देना चाहिए सामाजिक रूप से भी। और जो इस तरह से जो व्यवहार करते हैं या सोचते हैं और अपने को नहीं देखते हैं कि मैं इन लोग के प्रति गलत सोच और विचार से ग्रसित हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आप रख रहे हैं आपको आगे बढ़ाती हूँ बर्नाली जी, जो सवाल मैंने किया था। हाँ देखिए, अगर ये निर्भया का केस आप बताएं, जब भी कोई ऐसा कोई क्राइम होता है हम चाहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट्स हो, कि इमीडिएटली उसको फांसी में चढ़ा दिया जाए, पब्लिकली हैंग कर दिया जाए। बट वी लिव इन अ लीगल सिस्टम, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड। द एंटायर प्रोसीजरल जो सिस्टम है, एंड एवरी कन्विक्ट, एवरी अक्यूज्ड, whoever it is, everybody has a right to be heard. ये right to hearing to represent his own case. चाहे हम देख रहे हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन ये हमारे सिस्टम जो है, हमारा जो कानून है, ये हमें बोलता है कि you know we should give them a chance to be heard. तो वो अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं। इतने सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना you know on day to day basis, इसीलिए टाइम इतना ज़्यादा लग गया है। Then they had the appellate provisions also, you cannot do away with that. अगर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है, कोई डिक्री पास किया है, उसके अगेंस्ट there are appeal provisions, you can always appeal to the higher courts. हाई कोर्ट के आने के बाद there is another appeal provision to the Supreme Court. अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब in the Supreme Court is the last court, is the last appellate court for any kind of appeals. But Supreme Court में आने के बाद भी जब आप एक special leave petition apply करते हैं, आप फाइल करते हैं, उसके बाद भी there is a provision for review. अगर review के बाद भी वो dismiss हो जाता है, there is another provision for curative petition. तो Supreme Court के अंदर भी there are 3 layers of appeals. लेकिन ये क्यूरेटिव पिटिशन जो फाइल करने की जो मतलब वो है, वो दिस इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सब चीज़ है, तो एंटायर प्रोसीजर इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और इसके साथ साथ देयर आर अदर केसेस एज वेल। आई मीन वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस केस, बट देयर आर सो मेनी अदर केसेस व्हिच वर एज हीनियस एज दिस पर्टिकुलर केस। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जो आप सब से बात निकलकर सामने आ रही है और देश भर के हर हिस्से से आए हुए कॉलर्स ने साफ किया है कि सबसे खौफनाक गुनाह, जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा जिसके लिए तय हुई, लेकिन इन सब के बीच में एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें आता है एक गुनहगार का इंटरव्यू, जो दिखाता है कि अपराधी की मानसिकता बदलने के हमारी अब तक की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हुई हैं। कानून बन गए, लेकिन अपराधी खुद को सजा या कम से कम जेल से बाहर रखने के अगर कहें कि कोशिश में भी लगे रहते हैं। और नीलम कटारा जी की माने तो पुलिस और जेल अधिकारियों का अपराधियों से गठजोड़ एक ऐसा नेक्सस बन रहा है जो सभ्य समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। जानते सब हैं, लेकिन नीलम कटारा जी ने उसे साफ किया है क्योंकि उन्होंने उसको भोगा है, उस दर्द को झेला है। बहरहाल अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है आप सबसे चर्चा करने के बाद, वो ये कि हमें
कम से कम इस मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति गंभीरता में तब्दील नहीं होगी, जुडिशरी में जब तक स्पीड नजर नहीं आएगी और नतीजे सामने नहीं आएंगे, तब तक ये मानसिकता, ये सोच नहीं बदलेगी। और मुकेश सिंह की तरह ही इस तरह के बयान कभी राजनेताओं के मुंह से, कभी अधिकारियों के मुंह से, कभी समाज के दूसरे हलकों से आते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत फोकस न्यूज पर आप सभी का। और यहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।